हेलो स्टूडेंट, इसके पहले मैं आपको सेट थ्योरी का कुछ कंसेप्ट, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बता चुका हूँ। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, इसमें एक फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स होता है, तो इसका कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। ठीक है, सेट मतलब फाइनाइट मतलब इसका एक लिमिटेड सेट होगा। ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकेंगे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट होगा जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ आपको ये भी एग्जांपल देते हैं कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना। रियल नंबर मतलब वो रेशनल भी हो सकता है, ठीक है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, नॉट इमेजिनरी, मतलब रेशनल इरेशनल अलग अलग चीज़ है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो रेशनल हो सकता है, इरेशनल होता है, इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कोई ऐसा मतलब पैटर्न नहीं है जिसके तहत हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म ही यूज करेंगे, उसके अलावा दूसरा फॉर्म हम लोग यूज ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा सेट्स होगा जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। उसको कैसे करेंगे ये आपको पहले जो आपने एक्सरसाइज बनाया था उससे आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये कोई बड़ा कंसेप्ट है नहीं, ऐसा कुछ आपको इसमें सोचने का ही नहीं है। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर में। इसमें लिखा हुआ है इसमें आपका कंसेप्ट है। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ठीक है, एक लिमिटेड सेट रहेगा, मतलब लिमिटेड डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, डेट इज कॉल्ड हम लोग फाइनाइट सेट, अदरवाइज इसको बोलेंगे क्या, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है चीज़? ठीक है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि एक सीमित होगा, उसका एक सीमा होगा। इनफाइनाइट का मतलब उसका कोई सीमा नहीं होगा, बस इतना ही है। अब इंग्लिश में आप लिखोगे इसी चीज़ को, डेफिनेशन को, तो ए सेट विच इज़ आइदर एम्प्टी और हैव सम एलिमेंट दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, और जो अदरवाइज मतलब क्या, इनफाइनाइट हो गया, कुछ है नहीं इसमें नया, कुछ ऐसा कुछ नया चीज़ है नहीं। क्लियर है ये चीज़? अभी देखते हैं इक्वल सेट्स क्या होता है। फाइनाइट सेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, which is empty and or consists of a definite number of elements. Elements are called finite set. Otherwise infinite. ठीक है, ये डिफिनीशन है फाइनाइट इनफाइनाइट का, बस आपको इसको याद रखना है। ठीक है, बुक इस लैंग्वेज में याद रखना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको एग्जाम में यही लिखने को आएगा, तो डिफिनीशन पूछेगा तो। ठीक है, सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी सेट है उसका जो मतलब एम्प्टी जो सेट होता है, एम्प्टी जो एलिमेंट होता है जिसको हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका एक एलिमेंट होता है। ठीक है, उसका एक सदस्य होता है। ठीक है, अभी इक्वल सेट्स क्या होता है? मान लो कि ए इजकल टू
1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, ठीक है। इन डैट केस ए जो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब ए जो है इसके अंदर लाई कर सकता है, मतलब इसको जो है ये पूरे चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। 5 6 7 8, ठीक है। मतलब ए क्या यहाँ पे सबसेट है बी का, क्लियर है चीज़। बट यहाँ पे क्या करना है, मुझे इक्वल सेट्स निकालने का, इक्वल बनाने का है। तो इक्वल सेट्स का मतलब क्या हो गया कि ए का जो इतना एलिमेंट है उतना, कोई मान लो कि अदर सेट लेता हूँ, सी इक्वल टू 1 2 3 4, तो इन डैट केस क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा सिचुएशन कि जब ए इज सबसेट ऑफ सी, सबसेट थोड़ा सा ऐसा जाएगा सी, एंड सिमिलरली सी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये दोनों सिचुएशन जब लाई करेगा, ठीक है, जब ए इज सबसेट ऑफ सी एंड सी सबसेट ऑफ ए, इन डैट केस ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन बनाने में काम आएगा आपको, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, इक्वल प्रूफ करने के लिए, ठीक है, ऐसा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इन डैट केस ए इक्वल टू सी होगा, क्लियर है बात, ये बात आ गई समझ में, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट लाई इन द ईच एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। मतलब जो भी एलिमेंट ए में है वो सेम एलिमेंट जो है सी में भी होना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे, क्लियर है चीज़। क्लियर है चीज़। अभी देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि कोई तुमको कंफ्यूज करने के लिए ए इक्वल टू सपोजेस लिख दिया 1 2 3 4, और बी इक्वल टू लिख दिया 4 2 3 1, ऐसा लिख दिया। तो अभी देखो ये क्या दोनों इक्वल होगा, ए इक्वल टू बी होगा इक्वल, ठीक है। ये दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा, ये चीज़ आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, अभी देखो 1 2 3 4, 1 यहाँ पे एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, 2 यहाँ पे एलिमेंट है, ये भी यहाँ पे एलिमेंट है, 3 यहाँ पे एलिमेंट है, ये भी यहाँ पे एलिमेंट है, 4 यहाँ पे एलिमेंट है, ये भी यहाँ पे एलिमेंट है। तो आप देख रहे हो कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, मुझको मैच कर रहा है एलिमेंट ऑफ बी के साथ। इसका मतलब क्या होगा कि ए इक्वल टू बी हो गया, क्लियर है चीज़, क्लियर है चीज़, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इक्वल सेट्स आपको बता दिया, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव exactly the same element and we write a is equal to b, otherwise the sets are said to be unequal and we write a is not equal to b, ठीक है। या तो a is equal to b लिखेंगे या तो a is not equal to b लिखेंगे, ठीक है। a is not equal to b मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो जो b में एग्जिस्ट करता हो बट वो a में एग्जिस्ट नहीं करता हो, इन दैट केस दैट a is not equal to b, क्लियर है चीज़।
एक क्वेश्चन है कि ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो एलिमेंट्स यदि रिपीट कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो अलग अलग होगा। जैसे कि सेट ए इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3, कोई अदर सेट जो लिखा हुआ है कोई इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, 2 2 1 3 3, ठीक है, तो इसे मैच नहीं करेगा। इसका मतलब हम लोग इसको 2 1 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। क्लियर चीज़, तो देख लो यहाँ पे ए आर इक्वल है, ठीक है, बी के, ए एंड बी आर इक्वल। क्लियर है चीज़। तो ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया, मतलब सेट थ्योरी का, ठीक है, सेट थ्योरी का सेकंड चैप्टर हो गया ये। क्लियर है चीज़। इसमें कुछ एक्सरसाइज है जो आप बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देता हूँ। विच आर द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर को कभी भी 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, आपको पता होगा कि 2 से डिविजिबल वही नंबर्स होता है जो इवन नंबर होता है, ऑड नंबर्स नहीं होता है। तो नल सेट यहाँ पे मतलब ये हो गया, ठीक है, एक नंबर जो नल सेट हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या हो सकता है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स तो सिर्फ एक ही है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड, मतलब प्राइम नंबर मतलब 2 होता है, ठीक है, इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही होगा। क्लियर है चीज़, आई बात समझ में। तो इवन प्राइम नंबर जो है यदि हमारा आ रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, मतलब ये सेट नल सेट तो नहीं है क्योंकि एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नंबर 2 जो है होता है, नेचुरल नंबर जो 2 होता है वो इवन प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ 2 और 1 से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो नल सेट में नहीं आएगा। पहला नंबर तो क्वेश्चन तो नल सेट में आएगा डेफिनेटली, बट सेकंड क्वेश्चन नल सेट में नहीं आएगा। नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मुझे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कि x इज लेस देन 5 एक तो बोल रहा है और एक x इज ग्रेटर देन 7 बोल रहा है। तो नंबर लाइन यदि हम बनाएंगे तो ये 5 हुआ और ये 7 हुआ। तो एक तो इधर बोल रहा है जाने को यहाँ से, और फिर इधर बोल रहा है जाने के, ठीक है। तो ऐसा कोई एलिमेंट इसके बीच में तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये मतलब एक लेस देन 5 और ग्रेटर देन 2 है। क्लियर है चीज़। ठीक है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। एक तो लेस देन 5 बोल रहा है एक्स और 7 बोल रहा है, उसके बीच में जो है मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब एक ये इधर जाने के लिए बोला, एक इधर जाने के लिए बोला, दोनों कहीं पे कंबाइन नहीं हो पा रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। कंबाइन कब होता है? जैसे मान लो कि कुछ इस तरीके से रहता कि सपोज इज एक्स इज लेस देन 9 रहता और एक्स इज ग्रेटर देन 7 रहता है। यदि इस तरीके से रहता तो देखो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है इसलिए समझना इस चीज़ को, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होने का। तो ये 7 हुआ और ये 9 हुआ, तो एक्स इज लेस देन 9 करेंगे तो ये इधर चला जाएगा और एक्स इज ग्रेटर देन 7 करेंगे तो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉमन एरिया आ रहा है ना, ये कॉमन रीजन आ रहा है। कॉमन रीजन मतलब क्या हो गया, 7 के बाद एक 8 होता है, तो यहाँ पे वो नल सेट नहीं हुआ क्योंकि नंबर 8 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। बट यहाँ पे देखो कि एक लेस देन 5 है और एक ग्रेटर देन 7 है, तो बीच वाला एरिया में कुछ है ही नहीं, इसलिए नल सेट हो गया। क्लियर है चीज़। अगला क्वेश्चन, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस यदि है तो उसके बीच क्या कॉमन पॉइंट हो सकता है? इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। किसी 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। क्लियर है चीज़। तो ये 4 नंबर भी क्या हो गया, नल सेट हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन से आप बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी कंसेप्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, कंसेप्ट की बेस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और मतलब मैं कुछ क्लासेस में जो है इसको शॉर्ट क्लासेस में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, आपके चैप्टर को भी कंप्लीट कर दूंगा जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस चीज़ को बनाएंगे, ठीक है।
सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।